हेलो फ्रेंड, आज फिर आ गए हम एक नया टेस्ट के साथ। आज डिस्कशन करेंगे एक नया टेस्ट फिर से दोबारा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक ना। तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था बताइए, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में, है ना। मद्रास में रैयतवाड़ी कब लागू हुआ था 1820 में, है ना। तो 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग था, है ना। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्यकाल था 1813 से 1823। ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग पहले जान लेते हैं रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब, रैयत मतलब होता है सीधे किसान को भूमि दे देना। रैयत मतलब होता है किसान। तो उस समय गवर्नर जो वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, उसमें क्या क्या था, है ना। हेस्टिंग के समय में सीधे किसान को भूमि दे दिया गया था। इसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, याद रखना। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था था 1820 में, महालवाड़ी व्यवस्था था 1822 में। ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था था 1820 में, गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग। लाया था कौन? है ना, टॉमस मुनरो। ठीक ना, टॉमस मुनरो। अब महालवाड़ी व्यवस्था था 1822 में, लाया था कौन? होल्ट मैकेंजी। ठीक है, होल्ट मैकेंजी, याद रखना। उसके बाद अच्छा, ये लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। 1813 से 1823 में क्या क्या हुआ था? तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण घटना, आंग्ल और नेपाल युद्ध, अंग्रेजों के बीच और नेपालियों के बीच युद्ध हुआ था। नेपाल का राजा कौन था? अमर सिंह थापा, है ना, जो अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। और 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली बिहार के मोतिहारी जिला में, याद रखना। ठीक ना, 1816 सुगौली की संधि। संगोला नहीं भाई, संगोला नहीं, सुगौली। संगोला की संधि 1750 में हुआ था, जो कहां कहां के बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच। संगोला की संधि, संगोला, है ना, संगोला। ठीक ना, 1750 संगोला, मराठा और अंग्रेजों के बीच। लेकिन सुगौली, सुगौली या संगोली, ठीक ना, ये होगा कहां? बिहार के मोतिहारी में, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय। ठीक है। 1816 में अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हेस्टिंग क्या किए थे? मराठे की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों को दमन किए थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। और पिंडारी के नेता कौन कौन था? बासिल मोहम्मद, चित्तू और करीम खान। ठीक ना। और 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग क्या लाए थे? टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट लाए थे। टेनेंसी मतलब होता है काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी मतलब होता है किसान, याद रखना। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब है सवाल अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। 1935 का अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 1935 के अधिनियम में क्या क्या हुआ था? तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, आरबीआई का गठन हुआ था। साख मुद्रा पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का गठन हुआ था। ठीक ना। उसके बाद, है ना, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। दूसरा, तीसरा बात, है ना, तीसरा बात क्या हुआ था? बता दें, तीसरा बात बता देते हैं। महिला को, दलित को, और महिला दलित को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम में। और 1935 के अधिनियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बांटा गया था। 1935 के मतलब जिसको कहते हैं संघवादी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, है ना, संघीय व्यवस्था आई थी 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम को नेहरू जी क्या बोले थे? बिना ब्रेक का गाड़ी बोले थे, है ना। 1935 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? निरंकुश अधिनियम बोलते हैं। 1935 के अधिनियम को निरंकुश अधिनियम बोलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो वर्तमान में अनुच्छेद 123 में है हमारा संविधान में, वो 1935 से ही लिया गया, अध्यादेश लिया गया है। ठीक है। और बता रहे हैं 1935 के अधिनियम के समय अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो अभी वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो संसद के पास है, वो उस समय आजादी के पहले 1935 के अधिनियम के समय, है ना, वाइसराय को दिया गया था। वाइसराय को दिया गया था, याद रखना। उसके बाद और है, इसमें जो 321 आर्टिकल था बाबू, 10 अनुसूची था। 321 आर्टिकल, 10 अनुसूची था, है ना। संघीय भारत, मतलब कि भारत को एक सूत्र में बांटा गया था। मतलब भारत को एकीकरण करने का निर्णय लिया गया था इस अधिनियम के तहत, है ना। तो इसमें है जो 11 को ब्रिटिश प्रांत थे, 6 को चीफ कमिश्नरी था, देशी रियासत था। 11 को ब्रिटिश प्रांत था, 6 को चीफ कमिश्नरी था, देशी रियासत था। तो ब्रिटिश प्रांत चीफ कमिश्नरी को
है ना, भारत संघ में मिलना जरूरी अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासत को क्या था, इच्छा अनुसार था। देशी रियासत है जो भारत संघ में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसको छोड़ दिया गया था, है ना। बाद में ना पटेल जी है जो सबको गाजर खिला खिला के कश्मीर को, इसको ये हैदराबाद को, सबको एकीकरण किए थे, ले आए थे बीपी मेनन के साथ। बीपी मेनन पटेल जी का क्या था, सहयोगी था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और है इसको संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम भी कहते हैं, 1935 के अधिनियम को। हो गया 1935 का अधिनियम। आगे देखते हैं, सवाल ये है, हाँ, तो दिल्ली सल्तनत का कौन राजा है जो दिल्ली में अधिक से अधिक मुस्लिम बसाने का आदेश दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक ना। ये खिलजी वंश का संस्थापक था कौन, जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के बाद जस्ट खिलजी वंश आया था, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था, याद रखना बाबू, 1290 से 1320, ठीक ना, यही सब बात है। तो 1320, तो हाँ, वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है जो राजत्व का सिद्धांत लाया था। राजत्व का सिद्धांत मतलब क्या होता है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण, मतलब कि राजा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये अपने आप को जिले इलाही बोला था, क्या बोला था, जिले इलाही, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी क्या सेनापति था, है ना। ये मलिक कफूर 1000 दिनारी उसको बोलते हैं। गुजरात अभियान किया था ना अलाउद्दीन खिलजी, उसी समय, है ना, 1000 में खरीदा था, किसको, मलिक कफूर को। किसके यहाँ से, नुसरत शाह के यहाँ से, नुसरत जहां के यहाँ से खरीदा था। बीपीएससी 17वीं का पूछा हुआ है कि मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने किसके यहाँ से खरीदा था, है ना, नुसरत जहां से 1000 दिनार में, ठीक ना, मलिक कफूर। और दक्षिण विजय जब कर रहा था, दक्षिण में राजा रामचंद्र देव थे, जो दक्षिण के राजा थे, राजा रामचंद्र देव, उसको जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था। अब मलिक कफूर है जो वहां से कोहिनूर हीरा ले आया था, ठीक ना, किसको दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इस सवाल और पूछेगा कि मलिक कफूर है जो कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था, तो राजा प्रताप रुद्रदेव से, ये भी पूछा हुआ है। राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा छीन लिया था मलिक कफूर, अल्लाह के किसको दिया, अपना राजा को। कौन राजा था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का संबंध था, समलैंगिकता का संबंध था, ठीक ना, याद रखना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को देख लिए, घर पर टैक्स लगा दिया था, चारा पर टैक्स लगा दिया था, है ना। अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा को उस समय का इस्लामी कला का रत्न कहते हैं अलाई दरवाजा को। 1000 खंबा महल बनवाया था, ठीक है। लूट का धन को 1/4 से 3/4 कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। दीवान ए मुश्त-खराज का स्थापना किया था, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली का स्थापना किया था, कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी सब किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहते थे, अमीर खुसरो रहते थे, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से कौन इनकार कर दिया था, सूफी संत को था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी से मिलवे नहीं करता था निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि हम जाएंगे मिलने के लिए, तो अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया क्या बोले ना कि मेरे घर में 2 दरवाजा है बाबू, आगे से आएगा तो पीछे से निकल जाएंगे, है ना, यही सब बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लिए, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ बातें हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और बातें हैं। हाँ, सबसे पहले जितना भी है जो बफ वाला संपत्ति था ना, बफ वाला संपत्ति था, कब्रिस्तान वाला संपत्ति था, भूमि था, मतलब संपत्ति मतलब भूमि, सबको है जो खालसा भूमि। तो सवाल पूछता है कि सबसे अधिक खालसा भूमि किस दिल्ली सल्तनत के राजा के समय विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का स्थापना, खालसा पंथ नहीं रे बाबू, खालसा भूमि का स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था, ठीक है। और बता रहे हैं, उसके बाद है जो हाँ, सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ा दागना, ठीक ना, अस्थायी सेना, सैनिकों को नियमित वेतन देना, हुलिया लिखना, नियमित वेतन देना और घोड़ा दागना, ठीक ना, सब अलाउद्दीन खिलजी चालू किया था, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है जो बोल दिए सब कुछ। और एक और सवाल है, 1 अस्पा 2 अस्पा, है ना, 1 घोड़ा वाला सैनिक, 2 घोड़ा वाला सैनिक का स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में जिसका राजा था तो 4 अध्यादेश लाया था। क्या लाया था, जब्ती प्रणाली, मध निषेध, है ना। अमीर है जो अमीर लोग गरीब से नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये 3 हुआ ना, 3 हुआ, जब्ती प्रणाली, मध निषेध, अमीर है जो गरीब से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं, रुक जाओ।
बाबू, हाँ आ गया। अब गुप्तचर प्रणाली, जब्ती प्रणाली, मद्य निषेध और अमीर है जो गरीब से नहीं मिलेगा, यही है 4 अध्यादेश इसका, ठीक ना, यही है। सैनिक को भूमि अनुदान में देना, सैनिक को भूमि अनुदान में देता था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है जो, उसके बाद है सराय ए दल की स्थापना किया था। सराय दल में क्या होता था, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार होता था, ठीक है ना। और एक सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले किसको जीता था, तो सबसे पहले देवगिरी को जीता, उसके बाद बरांगल को, उसके बाद होयसल को, उसके बाद मदुरा को। देवगिरी, बरांगल, होयसल, मदुरा, देवगिरी, बरांगल, होयसल, मदुरा, है ना, लगातार जीता था, ठीक है, याद रखना। चलो अगला सवाल है रे भाई, अगला सवाल है मुद्रास्फीति, है ना। मुद्रास्फीति क्या है बताओ, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति होता है बाजार में तबाबू, वस्तु का दाम बहुत महंगा हो जाता है, वस्तु का दाम बहुत बढ़ जाता है मुद्रास्फीति में। अब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मतलब क्या हुआ, पहले प्याज था कैसे किलो, 20 रुपए किलो, तो 100 रुपए लेके जाते थे ना, तो 5 किलो प्याज आता था। लेकिन अब प्याज कैसे हो गया बाबू, 100 रुपए किलो हो गया था। अब 100 रुपए लेके जाते हैं तो 1 किलो प्याज मिलता है, तो हमारा मुद्रा का मूल्य गिर गया था ना, हमको 100 रुपया में 1 किलो प्याज मिलता है। अब मुद्रा का मूल्य पहले अधिक था, तो 100 रुपए में 5 किलो खरीदते थे प्याज, कहा कि प्याज जो 20 रुपए किलो था सस्ता था। अब प्याज का दाम बढ़ गया, मतलब वस्तु महंगा हो गया, ठीक ना, वस्तु महंगा हो गया तो मुद्रा, मेरे पास मुद्रा है, उसका मूल्य अपने आप गिर गया, इसको याद रखना, ठीक है। यही होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ, है ना, मुद्रास्फीति मतलब हुआ अर्थव्यवस्था में, है ना, अर्थव्यवस्था में वस्तु का कमी हो जाना, अब वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, है ना, वस्तु का महंगाई बढ़ जाना, मतलब मूलतः महंगाई बढ़ जाना और मुद्रा का मूल्य घट जाना, ठीक है, यही है मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या क्या करता है ना, आरबीआई क्या करता है मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए, बताओ, ये सब कमेंट में करके बताना, ठीक है। आगे अब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब दिल्ली वाला, मोदी जी के मंत्री, है ना, मोदी जी के मंत्री हो बउआ, मोदी जी के मंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं, कैबिनेट, है ना, कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अच्छा देख लेते हैं इसको एक लाइन में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या कैबिनेट। कैबिनेट है जो संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक बार कैबिनेट का उल्लेख किया गया है, ठीक ना, अनुच्छेद 352 के तहत सिर्फ और सिर्फ एक बार, है ना, कैबिनेट का उल्लेख है संविधान में, घटना चक्र में दिया हुआ, देख लेना पलट के, अनुच्छेद 352 संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक बार कैबिनेट का उल्लेख है। तो कह रहा सवाल कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब मोदी जी के मंत्रिपरिषद के सदस्य, मतलब मोदी जी के मंत्री जो टोटल है उसका नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे बाबू। किसके सलाह पर, मोदी जी के सलाह पर, मतलब दिल्ली में जितना मंत्री हथिन ना हो सबकी नियुक्ति कौन करथिन, राष्ट्रपति करथिन। आ केकरा कहे पर, तो प्रधानमंत्री के कहे पर, याद रखिए, ठीक ना। चल तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद कितना हो गई बाबू, अनुच्छेद 74 हो गई मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 कौन हो गई प्रधानमंत्री, और नियुक्ति कौन करथिन, तो राष्ट्रपति करथिन, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के बारे में देख ले, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत क्या, भारत का राष्ट्रपति, और 53 के तहत, है ना, कार्यकारी अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति, ठीक ना। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, 56 है ना पदावधि, मतलब के साल राष्ट्रपति रहथिन पद पर, है ना 5 साल, 56 अनुच्छेद में। और 57 मतलब एक आदमी है ना राष्ट्रपति के चुनाव कितना बार लड़ सका हथिन, ठीक ना, एक के आदमी राष्ट्रपति के चुनाव कितना बार लड़ सकते हैं, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 योग्यता, ठीक ना, राष्ट्रपति के पास कोची की योग्यता है, माने राष्ट्रपति के बनने के लिए कोची योग्यता रहना चाहिए, अनुच्छेद 58। 59 में कोची हो गई शर्ते, और 60 में हो गई शपथ ग्रहण, 59 में शर्ते, 60 में शपथ ग्रहण, ठीक है, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग, ठीक है बाबू, ये सब बात याद रखना, ठीक ना। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सलाह लेंगे किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक ना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच जितना भी है जो झगड़ा होती ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होते ना, वो अनुच्छेद 71 के तहत कहाँ देखे जाते, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है या किया गया है, हमारा अपन भाषा में बोल लिया, नालंदा वाला भाषा में, मगहिया भाषा, ठीक ना। तो अनुच्छेद 71 में ऐसा प्रावधान किया गया है, समझ न हो, अनुच्छेद 71 में ही प्रावधान किया गया है, कौन संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है
कि अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होती ना, वो विवाद कहाँ निपटारा होते? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना, याद रखें, पूछल सवाल हो बाबू, है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में देख लियो इतना। अब राष्ट्रपति के कुछ है, राष्ट्रपति के है जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, नियुक्ति संबंधी अधिकार भी देख लेनी। मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करथिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कहला पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करथिन कौन? राष्ट्रपति। ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता रहा है कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करथिन राष्ट्रपति, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करथिन राष्ट्रपति। उसके बाद ये जितना भी राजभाषा आयोग है, वित्त आयोग है, और सबके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करथिन? राष्ट्रपति करथिन, ठीक ना। और थोड़ा बता रही है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। हो गया ना। और भी तो नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गया, ठीक है। उसके बाद विधायी शक्ति मतलब क्या होता है? विधायी शक्ति मतलब हुआ ना कि विधायी शक्ति में के हिसाब से कौन कौन राष्ट्रपति के अधिकार आते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। विधायी शक्ति ने कहा ना कि कोई भी कानून जो लोकसभा में पारित होगा ना, वो राष्ट्रपति मुहर मारेंगे अनुच्छेद 11 के तहत। 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति कोई भी कानून पर मुहर मारेंगे ना, तब पूरा इंडिया में क्या होगा? लागू हो जाएगा। बिना राष्ट्रपति के मुहर मार ले कोई कानून, संसद के कोई भी संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मुहर मारना ही पड़ता है, तब ये कानून है जो पूरा इंडिया में लागू होगा। अनुच्छेद कितना के तहत? 111 के तहत। और राज्य में राज्यपाल मुहर मारेंगे तब होगा पूरे राज्य में लागू। वो अनुच्छेद हो जाएगा कितना? 202 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। सॉरी 200 नहीं बाबू, 200, अनुच्छेद 200, ठीक ना। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल मुहर मारेंगे तो राज्य विधानमंडल, है ना, द्वारा पारित विधेयक पूरे राज्य में क्या होता है? लागू हो जाता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 111 इंडिया वाला, अनुच्छेद 111 इंडिया वाला। अब आगे देखते हैं संसद वाला, अनुच्छेद 111 संसद वाला, राष्ट्रपति मुहर मारेंगे, ठीक है ना। ये विधायी शक्ति हो गया। अब कोई भी जानते हो लोकसभा में कोई भी बिल आएगा ना, लोकसभा में कोई भी बिल आएगा तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई बिल नहीं ला सकते हैं। जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, ये सब कोई भी बिल आएगा ना, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई बिल नहीं ला सकते हैं। उसके बाद और भी मान ले कि कोई राज्य है, कोई नया राज्य का निर्माण वाला बात आ गया, कोई नया राज्य का निर्माण है, जैसे भी बिहार है तो बिहार को 2 भाग में बांटने का बात चलता है कभी कभी कि हाँ मिथिलांचल उधर हो जाएगा, इधर बिहार हो जाएगा। जैसे मिथिला को राज्य है ना, गंगा को पट्टी, तो मिथिलांचल हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर बिहार वाला हो जाएगा, इधर साउथ वाला हो जाएगा, नॉर्थ वाला हो जाएगा, बंटवारा। तो कोई भी नए राज्य के निर्माण के लिए कोई भी विधेयक आएगा ना, तो राष्ट्रपति से पूछ के, चाहे उसके बाद, है ना, ये कोई राज्य अभी वर्तमान में है और उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे क्षेत्र में परिवर्तन मतलब क्या हुआ? झारखंड का कुछ जिला बिहार को दे दिया जाएगा, बिहार का कुछ जिला झारखंड को दे दिया जाएगा, बिहार का कुछ जिला बंगाल को दे दिया जाएगा। वही क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, परिसीमन इसको कहते हैं, ठीक ना। क्षेत्र में परिवर्तन हो गया, नाम में परिवर्तन हो गया, उसके सीमा में परिवर्तन हो गया। ये सब विधेयक आएगा तो क्या होगा? पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जो, हाँ, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? है ना, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के तहत, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जो, ठीक है, हो गया ना, हाँ। अब राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति भी प्राप्त है। तीनों सेनाओं का जो हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। राजनीतिक शक्ति मतलब क्या हुआ, है ना, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता होगा ना, सब किसके नाम होगा? राष्ट्रपति के नाम होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 72 हुआ, ठीक ना। सॉरी, अनुच्छेद 72 नहीं, अनुच्छेद 72 में क्षमादान होता है। अनुच्छेद 77 हो गया, ठीक ना। अनुच्छेद 77 जितना भी अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता होता है सब अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 72 क्षमादान, ठीक है। आगे देखते हैं अगला कौन सवाल है बाबू। अब है बसीन की संधि। बसीन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे, ठीक ना। बसीन की संधि हुआ था, कब हुआ था? 1802 में। 1802 में बसीन की संधि हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय को सहायक संधि करना पड़ा था और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, ठीक है। सवाल पूछेगा कि कौन मराठा सरदार है ना अंग्रेजों से सहायक संधि किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना। पेशवा ये अंतिम पेशवा था, राघोबा का पुत्र था पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक ना। उसके बाद मराठा का पतन हो गया था, यहीं से मराठा का पतन हो गया था,
याद रखना, ठीक ना। मराठा का पतन चालू हो गया था सहायक संधि के बाद से ही, है ना। सहायक संधि कौन किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय किया था, है ना। राघोबा का पुत्र था। अंतिम पेशवा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है ना। तो कौन संधि? बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुआ था बाबू? 1802 में, याद रखना, ठीक ना। एक और संधि हुआ था पुरंदर की संधि। देखो पुरंदर की संधि दो हुआ है, एक हुआ है 1665 में हुआ था, जो महाराजा शिवाजी के बीच और राजा जयसिंह के बीच हुआ था, है ना। जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच, ये पूछा हुआ इन्फोर्समेंट में, है ना। 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच। एक संधि हुआ है 1776 में, पुरंदर की संधि भी हुआ है ना। पुरंदर की संधि 1776 और 1665। 1665 वाला हुआ था शिवाजी के बीच और जयसिंह के बीच, और 1776 वाला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और, है ना, रघुनाथ राव के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और रघुनाथ राव के बीच हुआ था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव, है ना, 1776, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, और भी संधि ढेर सारा हुआ था। मंदसौर की संधि हुआ था, मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में, है ना। ग्वालियर की संधि और पूना की संधि हुआ था 1817 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देवगांव की संधि और अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 में हुआ था, ठीक ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या कह रहा, हाँ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि के तहत खत्म हुआ था 1782 में, ठीक ना। याद रखना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, 1775 से 82 तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था, जो 1782 में सलवाई की संधि के तहत खत्म हुआ था, ठीक ना। अब है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, देख लेते हैं थोड़ा सा। देवगांव की संधि के तहत खत्म हुआ था 1803 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, याद रखना। चलो हो गया ना। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। रंगा स्वामी कप किसे? हॉकी से है। संतोष ट्रॉफी हॉकी से है, रंगा स्वामी कप हॉकी से है ना। तो उसके बाद है सीसा तथा जस्ता को क्या कहते हैं? तो जुड़वा खनिज। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज, याद रखना। सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, ठीक ना, जुड़वा खनिज, ठीक ना। उसके बाद अच्छा चलिए, है ना, सीसा होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, और सीसा टीन मिला देते हैं ना तो सोल्डर बन जाता है। सीसा और टीन, टीन रहता है 63%, और सीसा रहता है कितना परसेंट? नहीं, हाँ 37%, हाँ 63 और 37, टीन और सीसा, सोल्डर। उसके बाद अगला सवाल है, कपास उत्पादन में विश्व में अग्रणी कौन है? चीन। कपास, याद रखना बाबू, कपास। देखो कपास क्या है ना, कपास है जो बादल साफ रहता है तब कपास होता है। कपास है जो सेलुलोज है, ठीक है। कपास है जो मालवेसी वंश का पौधा है, और सेलुलोज है कपास, ठीक है, याद रखना। कपास प्राकृतिक रेशा बनता है कपास से, याद रखना। सूती कपड़ा बनता है कपास से, याद रखना, ठीक ना। चलिए आगे, तो कपास के लिए कौन मिट्टी?